अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद। जॉय ऑफ जस्टिस के फ़ोरम से आपको वेलकम। और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लाते हैं, टॉपिक्स भी मुख्तलिफ होते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में रूशनास उससे भी कराऊंगा। हमारे जो आज लॉयर्स एडवोकेट्स जॉय ऑफ जस्टिस के मौजूद हैं, पहले उनसे तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ बलीगुर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट हैं, तशरीफ़ रखते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मिस निदा असलम साहिबा हैं और साथ साथ सलमान परवेज़ साहब, आप तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जॉय ऑफ जस्टिस के फ़ोरम से। और इधर मेरे साथ नदीम नूर साहब हैं और मिस सिफ़ा इमरान हैं, जो दोनों का ताल्लुक़ विलिंग वेज से है और साइकोलॉजी की फ़ील्ड से है। आप दोनों की आमद का भी बहुत शुक्रिया। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपसे जो सवाल करेंगे, मेंटली हैंडीकैप पीपल, मेंटल रिटार्डेशन भी उसमें आ जाती है। ज़हनी तौर पे जो माजूर अफराद हैं, लॉ उनके मुतालिक क्या कहता है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करता है, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए कैसे कानून के अंदर शिकें मौजूद हैं कि कोई उनकी जायदाद या उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको कोई यूज़र्प ना कर ले, उनके साथ कोई ऐसा ना करे कि वो उससे महरूम रह जाए। तो इस हवाले से जो सवालात हमारे पास आते रहते हैं, वही सवाल हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं बलीग साहब से करूँगा। सवाल ये है बलीग साहब के नाबालिग के हकूक़, यानी कि नाबालिग भी हैं और ज़हनी तौर पे भी माजूर हैं, अगर ये दोनों ही सूरत हाल किसी एक के साथ मौजूद है, तो क्या पहले तो आप ये बताइएगा कि नाबालिग के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कानून मौजूद है, 1। नंबर 2, ज़हनी नाबालिग या ज़हनी माजूर अफराद के लिए भी कोई कानून मौजूद है, उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ उनको फ़राहम किया गया कवानीन के तहत, या कौन से अफराद इस कानून के दायरा कार में आते हैं, ये किस पे इतलाक़ होता है इसका, और ज़हनी माजूर अफराद के लिए अदालत से रजू करने का तरीक़ा कार क्या होगा? बहुत शुक्रिया सर। मैं पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर देता हूँ इसमें। जिस तरह आपने बात की है नाबालिग अफराद की, एक आम हालात के अंदर जिस तरह की हम देखते हैं कि कुछ मतलब नेचुरल गार्डियन की एब्सेंस के अंदर किसी भी शख्स के लिए गार्डियनशिप रिक्वायर्ड होती है। नाबालिग अगर है तो वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, यानी कोई भी ऐसे शख्स जो कि 18 साल से कम उम्र है जी। तो उसके लिए एक जो जनरली कानून मौजूद है, एक आम शख्स के लिए, एक आम बच्चे के लिए, वो गार्डियन एंड वार्डन की शक्ल में मौजूद है, या फिर एक आगे फर्दर है मुस्लिम फैमिली लॉज की शक्ल के अंदर भी ये उसके पास मौजूद है कि अदालत उसका गार्डियन मुकर्रर करती है जो कि उसके हकूक़ का और उसकी तमाम परवरिश का और तमाम मामला की देखभाल करता है। एक फर्दर डिस्क्रिमिनेशन आ गई, कोई एक ऐसा शख्स जो कि ज़हनी तौर पर नाबालिग है या ज़हनी तौर पर माजूर है और वो अपनी देखभाल खुद से नहीं कर सकता, या उसकी जो फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको देखने के लिए है, तो क्या उसके लिए कोई सेपरेट कानून साजी है? तो इसमें पाकिस्तान बनने से पहले एक कानून लागू था, लियोनेसी एक्ट 1912 का। 1912 में जो कानून आया फेडरल लॉ था, उसके तहत था, लेकिन उसका दायरा कार बहुत महदूद था। उसके अंदर जो लोग जो कि इस दायरा कार में जिनको शामिल किया गया कि ये लोग जो हैं इनकी हद तक इसका इतलाक़ होगा, वो बहुत कम थे। ज़रूरत ये थी कि आज के ज़माने के मुताबिक जैसे कि मुआशरे के अंदर एक जो कम्युनिटी सिस्टम है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो लॉ में कोई लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट्स की जाएँ जिसके बाद के आज के हालात के मुताबिक जो है कानून साजी की जाए। तो 2014 के अंदर ये प्रोविंशियल लेजिस्लेशन होनी शुरू हो गई, जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है कंकरेंट लिस्ट से निकल के जो है प्रोविंसेस के पास पावर आई। तो पंजाब में जो कानून साजी हुई वो पंजाब मेंटल हेल्थ एक्ट था 2014 का, जिसमें इसका इतलाक़ हुआ। पहले जो कानून था वो सिर्फ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनको लाइबिलिटीज़ को या किस चीज़ से वो बरी-ज़ुमा होंगी इस हवाले से था। अब जो कानून साजी की गई उसके अंदर इस चीज़ को भी देखा गया कि इस बंदे को नॉर्मलाइज़ कैसे, यानी कि उसके लिए बीमारी से उसको निकाल के वापस लाने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, या अगर ये बीमारी ऐसी है कि ये मतलब वापस नहीं हो सकता, सेहतयाब नहीं हो सकता, तो उसकी फलाह कैसी होगी और उसके सारे मामला को कैसे किया जाएगा। तो ये जो कानून 2014 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर यह अहाता करता उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो किसी भी एक जो जहनी बीमार शख्स है उसको इसका सामना होता है। इसके अंदर यहाँ तक किया गया कि जो उसकी स्टेट है उसकी देखभाल के लिए कोई शख्स मुकर्रर किया गया जो कि पाबंद होगा उसके इलाज मुआलजे का, जहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, स्टेट खुद एक्शन में आती है और जो है अपने इदारों के ज़रिए उसकी देखभाल करती है और अपने इदारों के ज़रिए उसके एक्सपेंसेस पूरे करती है, और ये सारे मामला जो है उसके देखे जाते हैं। जहाँ पर उसकी स्टेट की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो जो कोर्ट्स बनाई गई वो कोर्ट्स हैं वो खुद से किसी को अपने ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को भी मुकर्रर करके उसके सारे मामला जो है माशी मामला तो उनकी देखभाल करवाती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात बढ़ाए गए। इसमें तरीक़ाकार जो एक आम है कि कोर्ट को अप्रोच करने के लिए एक इसमें डबल चेक्स रखे गए
उसका तरीकाकार पहले ही कि अगर कोई भी शख्स क्लेम करता है कि ये शख्स ज़हनी माजूर है, तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप उसको करते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे हकूक़ उसके ख़त्म हो जाते हैं, तो ये देखभाल के लिए कि कोई भी शख्स इसी की कंप्लेंट करके ख्वाम उसको पागल डिक्लेयर करवा के, जैसे हम अपनी फिल्मों में देखते हैं कि किसी को पागल डिक्लेयर करवा के और उसकी सारी जायदाद को हड़प कर लिया, तो इस तरह नहीं है। इसके लिए एडवोकेट जनरल ऑफिस की हद तक ये चेक क्रिएट किया गया कि अगर कोई मेडिकल ऑफिसर जो एक तरीक़ाकार है, डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई भी शख्स जो वो ज़हनी माजूर है, तो उसके बाद आप एडवोकेट जनरल को अप्लाई करेंगे कि जनाब इसकी हद तक कोर्ट को अप्रोच करना है, हमें पहले परमिशन ग्रांट की जाएगी। एडवोकेट जनरल अपने तौर पे इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद वो परमिशन ग्रांट करते हैं, तो फिर इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सुपीरियर मोस्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, वहाँ पर केस फाइल होता है। कोर्ट अपने तौर पे भी इंक्वायरी करवा सकती है कि जो ये इस शख्स को कहा जा रहा है कि ये ज़हनी माजूर है, का ऐसे ही है, किसी बीमारी का शिकार है या ये तंदुरुस्त आदमी है। उस इंक्वायरी करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, कोर्ट जो है वो किसी भी शख्स को उसका गार्डियन और मैनेजर मुकर्रर करती है। उसके आगे से फ़राइज़, उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत सारी जो आगे चल के हम बताएंगे आपको मज़ीद इसको तफसील के अंदर भी। तो ये एक मुख्तसर आता है इस कानून का। बहुत शुक्रिया जी नदीम साहब। आपने अभी जिक्र किया कि अदालत से इस सिलसिले में रजू किया जा सकता है, आपने पूरा प्रोसेस ले आउट कर दिया। कौन शख्स किसी ज़हनी माजूर के हवाले से दरख्वास्त देने का इख्तियार रखता है और किन डॉक्टर्स के पास इन मामलात को देखने का इख्तियार है? ज़हनी माजूर कोई भी शख्स ऐसा जो ज़हनी माजूर है, उनके इख्तियारात, दरख्वास्त देने के इख्तियारात, अगर तो वो हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को उनकी दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। और अगर उनके अलावा अगर वो दोनों इस सिचुएशन में नहीं हैं, दोनों ही मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हैं या फिर चैलेंज रखते हैं, तो कोई भी नियरेस्ट रिलेटिव जो कि ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है या कोई भी क्लोजेस्ट पर्सन, वो दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं ताकि उनकी असेसमेंट की जा सके और उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट पे लेकर जाया जा सके। और जहाँ डॉक्टर्स के हवाले से बात आ जाती है, वहाँ पर ये ज़रूरी है कि मेडिकल ऑफिसर वो होता है जो कि पीएमडीसी से रिकग्नाइज्ड हो, प्लस किसी भी गवर्नमेंट इदारे के साथ काम कर रहा हो। इट इज़ नॉट कि कोई भी प्राइवेट जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ज़रूरी है कि वो मेडिकल ऑफिसर हो और उसके साथ साइकेट्रिस्ट जो कि प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड है और डिग्री शुदा है, इन दोनों का होना ज़रूरी है। और वो इन राइटिंग कंसेंट अपना पास करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, इन राइटिंग कंसेंट उसका देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे और फिर वो उसको डिटेंशन में लेकर जाएंगे। डिटेंशन जो है वो 4 तरह की हो सकती है फॉर हिज असेसमेंट, जिसके लिए वो 28 डेज़ के लिए उसको जो है डिटेंशन दे सकते हैं फ्रॉम द डेट जब दरख्वास्त दी गई है। फ्रॉम दैट डेट 28 डेज़ के लिए वो फॉर द असेसमेंट प्रोसेस रख सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट की बात आ जाती है तो 6 मंथ्स के लिए जो है वो उसे फॉर ट्रीटमेंट डिटेंशन दे सकते हैं और ये रिन्यू भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट्स। और अगर वो इमरजेंसी केसेस के लिए है तो वो 72 आवर्स है। और अगर इमरजेंसी उसका प्रोसीजर है वो ऑलरेडी इन हॉस्पिटल है और कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जिसके लिए उसको डिटेंशन देनी पड़े तो वो 24 आवर्स। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है कि क्या मैनेजर के पास जायदाद के हवाले से मुकम्मल इख्तियार हासिल होते हैं बशमूल ट्रांसफ़र या गिफ्ट वगैरह के, और अगर फ़रोख्त या ट्रांसफ़र करना चाहे तो क्या तरीक़ाकार होगा? बिल्कुल, जिस तरह अभी ब्लीक साहब ने बताया कि अगर एक तरीक़ेकार है प्रॉपर, अगर एक बंदे को आपने बताना है कि ये मेंटली चैलेंज्ड है या मेंटली इसको कोई इश्यूज़ हैं, तो आपने जाके पहले कोर्ट से रुजू करना है। फिर मैं इसने बताया कि एक मेडिकल ऑफिसर साइकेट्रिक अपॉइंट होता है, उसी तरह ही एक उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए एक मैनेजर अपॉइंट होता है जो उनके स्टेट की सारी जो है ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। उसके बाद जो भी उस स्टेट से जनरेट होती है इनकम, वो उसकी जो मेंटेनेंस के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा, वो जो मेंटली चैलेंज पर्सन है उसके जितना भी जो कि अमाउंट उसके लिए दरकार है वो रख कर बाकी अमाउंट का क्या करना है वो एक आगे जाके उसमें भी देखेंगे कि वो क्या है। उसके साथ वो जो स्टेट के बेस जो राइट्स उनके पास हैं मैनेजर के पास, वो बतौर सिर्फ उसकी देखभाल की हद तक तो हैं, लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहें या आगे फर्दर जिस तरह आपने पूछा कि बेचना चाहें या किसी को भी आगे उसके कोई भी चीज़ उसके से रिलेटेड प्रॉपर्टी से कोई भी अगर करना चाहे तो कोर्ट को पहले वो रुजू करेंगे। कोर्ट अगर उन्हें इजाज़त देगी तो ही वो फर्दर आगे उसको ट्रांसफ़र या सेल करने का अख्तियार
उनके पास आएगा, वरना बतौर वो एज अ मैनेजर सिर्फ उसको मैनेज करने की हद तक और उनकी मेंटेनेंस जो पे वगैरह करनी है, वो जो चैलेंज पर्सन है उसकी हद तक ही उनके पास राइट्स हो। फेयर इनफ। मेरा ख्याल है हम एक और राउंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मौलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाज का नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक। और जनाब ख़वातीन हज़रात, सिलसिला सवालात का जारी है। बलीगुर रहमान साहब से अगला सवाल करूँगा मैं, और सवाल ये है कि मैनेजर जो ऐसे शख्स के लिए अपॉइंट किया जाता है जो अपना ख्याल न रख सके, मेंटली चैलेंज्ड हो, तो क्या ये मैनेजर जो है उसकी जायदाद के गोशवारे जमा कराने का मिजाज होगा, और जो भी गोशवारे वो जमा कराएगा उसको कोई अदालत या कोई शख्स वो कौन होगा जो उसको चैलेंज कर सके, उसकी जांच पड़ताल कर सके? इस तरह सर के दो हिस्से हैं एक बात के आप कहने। एक शख्स ऐसा है जिसकी कोई जायदाद नहीं है, सिर्फ उसकी देखभाल के लिए किसी को अपॉइंट किया गया, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ऐसे हिसाब किताब नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके पे है कि अपनी जेब से वो उसकी देखभाल के ऊपर खर्च कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके पहले कारोबार थी या कोई ऐसी जायदाद है जिसकी मैनेजमेंट के लिए कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया हुआ है कि आप मैनेजर हैं, आप इसकी स्टेट का ध्यान रखेंगे, तो फिर उसके लिए लाजिम होता है कोर्ट उसके ऊपर उसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ती है, बल्कि कोर्ट एज ए सुपरवाइज़र, एज ए गार्डियन जो है सब चीज़ों को लुक आफ्टर करती है। जो मैनेजर है, मैनेजर पाबंद है इस बात का कि वो उसकी जितनी भी आमदनी इनकम जनरेट हो रही है उस स्टेट से, उसका मुकम्मल जो एक बुक ऑफ अकाउंट्स है, गोशवारा है, वो कोर्ट में सबमिट करेगा मंथली बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जैसे कोर्ट उसको ऑर्डर करती है। उसके मुताबिक वो उसकी मुकम्मल एक हिसाब किताब कोर्ट में जमा करवाएगा। उसके बाद जैसे ही फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा तो तब भी वो 3 माह के अंदर अंदर उस पूरे साल की एक आमदन का, उस इनकम का एक जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, जो गोशवारा है, वो अदालत में जमा करवाएगा कि इस साल इसकी स्टेट से इतनी इनकम हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए, फलां मद के अंदर इतने हुए, मुकम्मल एक हिसाब किताब जमा करेगा। मैं आपको सिर्फ ज़िमनी तौर पे ये भी बताता चलूँ कि कोर्ट जब किसी को मैनेजर मुकर्रर करती है और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो ये नहीं है कि वो ये कहती है कि वो आप खुदा वास्ते के लिए एक वॉलंटियर या वैसे करें, उसके लिए बाकायदा उसको उसकी भी फ़ीस मुकर्रर की जाती है जो अदालत मुकर्रर करती है, और उस इनकम में से उसको भी हिस्सा मिल रहा होता है कि आप जो इसके अफेयर्स देख रहे हैं इसके बदले आपको कोई फाइनेंशियल जो रेम्यूनरेशन मिल रही है। अब ये सारी चीज़ें करवाने का वो पाबंद है। अगर वो उसके खिलाफ वर्जी करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, कोर्ट उससे पूछ सकती है। अब बाज़ औक़ात होता ही है कि आपने किसी को एक, क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स काफ़ी सारे होते हैं, तो ये एलिगेशन होती है कि ये इसमें हेरा फेरी कर रहा है,
तो किसी भी शख्स को अगर उसके किसी भी क्लोज रिलेटिव को एतराज़ है कि ये जो इसने इनकम स्टेटमेंट जो जमा करवाई है दुरुस्त नहीं है, तो वो कोर्ट में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है और कोर्ट उस एप्लीकेशन को ज़रूर कैटर करती है, वो देखती है कि इसमें कितनी हकीकत है और अगर वो समझे तो वो उसके मुताबिक जो है जवाब मांग सकती है उस मैनेजर से। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी शख्स को मुकर्रर कर दें तो उसके बाद वो किसी किस्म का भी हिसाब किताब देने का पाबंद नहीं है। वेरी गुड जी नदीम साहब। ज़हनी तौर पर मफलूज होने से कबल अगर मरीज़ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा किया होगा और अगर वो मुआहदा तकमील तक पहुँचेगा तो उसको हैंडल करने का क्या तरीक़ाकार होगा, और अगर मरीज़ मर्ज होने से पहले कोई कारोबार कर रहा होगा तो इस कारोबार से मुताल्लिक अदालत क्या फ़ैसला करने का इख्तियार रखती है, अगर कारोबार पार्टनरशिप होगी तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। अगर कोई भी ज़हनी माजूर शख्स ऐसा है जो कि असेसमेंट के बाद डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने मामलात को ख़ुद से हैंडल कर सके, जैसे पहले बलीग भाई ने इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया कि उसके लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा जो कि उसके मामलात को देखेगा। प्रॉपर्टी का भी साथ ने डिस्क्राइब किया कि मैनेजर है जो हर चीज़ को होल्ड करेगा। तो इसी तरह से कोई भी अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कबल अज़ अपनी बीमारी के, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेजर जो है वो लुक आफ्टर करेगा और उसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा। और अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि वो ऑलरेडी होल्ड कर रहा था, तो मोस्टली कोर्ट्स जो हैं वो ऐसा करती हैं कि उसको बेच के उसको लिक्विडेट कर देती हैं और जो भी उसके लाइबिलिटीज़ वगैरह बनती हैं उसके जो कंसर्न पीपल हैं उनमें जो है वो उनको डिवाइड कर देती हैं और ताकि उसके मामला चल सकें। और अगर कोई भी ऐसी डीड है जो कि पार्टनरशिप पे चल रही है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप पे चल रहा है, तो जो अदर पार्टनर्स हैं, जो उसके दूसरे पार्टनर्स हैं, वो इस चीज़ को देख सकते हैं और वो उसकी पार्टनरशिप डिज़ोल्व करने का जो है वो राइट रखते हैं। वो पार्टनरशिप डिज़ोल्व करके उसको लिक्विडेट करके उसके जो भी मामलात बनते हैं वो डिवाइड कर दिए जाएंगे, उसको वापस उसको दे दिए जाएंगे। और जो बेसिकली मामला है वो मैनेजर ही देखेगा, बिकॉज वो ख़ुद तो इस कंडीशन में है नहीं। इसमें बस एक थोड़ी सी वजाहत कहता हूँ कि जहाँ पर पार्टनरशिप उसकी लिक्विडेशन की बात आ जाएगी तो वो डिज़ोल्व करने के लिए, क्योंकि पार्टनर ने डिज़ोल्व करने के लिए कंसेंट रिक्वायर्ड होती है, वो अपनी कंसेंट खुद देने की पोजीशन में नहीं होता, इसलिए ये कंसेंट हासिल करने के लिए भी कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। बाकी जो पार्टनर्स है अगर वो चाहे कि हम इसको पार्टनरशिप इसके साथ कैरी नहीं करना चाह रहे हैं तो वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे और कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उस पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करके उसके अकॉर्डिंगली उसके लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की जो सेटलमेंट करवाएगी। यानी अगर किसी तयशुदा मामले में कोई चेंज लानी है तो इसके लिए परमिशन और लीव ऑफ द कोर्ट लेना ज़रूरी होगा। आपकी क्वेश्चन से ये है कि अगर तो वो मामलात को आगे चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ ये बात ज़हन में रखें, कोई भी ऐसा शख्स है वो बेनिफिट में तो पार्टनर हो सकता है, उस पर लाइबिलिटी आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर दो बंदे हैं शराकत से कारोबार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसके साथ कारोबार को जारी रखना चाहता हूँ, उसको डिज़ोल्व नहीं करते हैं, तो जब वहाँ पर किसी जगह पर कोई ऐसी लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो फिर वो जो उस पर्सन पे होगी जो कि एक्टिव पार्टनर है, जो कि दूसरी तरफ जा चुका है, वो उस जिम्मेदारी का नहीं होता। इसीलिए कोर्ट को अंदर किया गया कि अगर वो कारोबार ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है विद द कंसेंट ऑफ बोथ, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप कहें कि जी मेरी तो कर दें तो कि मैं इसको कैरी करना चाह रहा हूँ, उनकी कंसेंट से होगी। वो कंसेंट देने का मामला और उसको डिज़ोल्व करवाने का मामला वो कोर्ट उस शू में स्टेप इन करेगी उस शख्स से जो कि ज़हनी तौर पर बीमार है। ज़हनी मरीज़ के एहसासों से हासिल होने वाली जो आमदन है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो पहले से मुकर्रर मैनेजर है उसको क्या तब्दील कर सकते हैं या वो ख़ुद से इस जिम्मेदारी को छोड़ सकता है। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि एक शख्स के लिए मैनेजर अपॉइंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वही उनकी जितने भी आमदन जनरेट होगी उसकी एस्टेट से उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब जो भी एस्टेट से आमदन जनरेट हुई है, वो जनरेट होने के बाद जो आमदन जो उस मेंटली चैलेंज पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है, वो जैसे ही वो इस्तेमाल जितनी उनके लिए वो चाहिए वो रख कर जो बाकी बचती है, अब उसको भी कहीं उन्होंने इसे इन्वेस्ट करना है, कुछ करना है, तो गवर्नमेंट उसमें ये करती है कि कोर्ट जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दी हुई है कि आप इसे गवर्नमेंट की ही किसी स्कीम में आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, और कल को अगर अल्लाह चाहे तो वो जो बंदा रिकवर करे तो उसे पता हो कि जी मेरा पैसे जो थे वो किसी सही जगह पे लगे और मुझे उससे बेनिफिट जो है वो ये हासिल हुआ, बजाय इसके कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पैसे इन्वेस्ट करें जहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हों। तो गवर्नमेंट अपनी निगरानी में उन पैसों को इन्वेस्ट करवा देती है। जहाँ तक दूसरी बात है आपकी कि मैनेजर के पास ये बिल्कुल राइट है कि वो चाहे तो वो खुद से वो छोड़ सकता है कोर्ट से परमिशन लेके कि मैं आगे एज अ मैनेजर नहीं कंटिन्यू करना चाहता,
और अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई रिलेटिव या कोई ब्लड रिलेशन से जो भी उस बंदे का वो खुद जाके कहें कि जी ये मैनेजर ठीक नहीं है या ये मैनेजर तब्दील कर दिया जाए, तो वो कोर्ट से बिल्कुल रुजू कर उन मैनेजर को तब्दील करवा सकते हैं। फेयर इनफ। ख्वातीन हज़रात, एक और ब्रेक लेंगे हम और फिर पलट के आएंगे और आखिरी राउंड ऑफ क्वेश्चंस हम आप लोगों से करेंगे। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन्न हो रहे होते हैं और पैर सुन्न हो रहे होते हैं। हाथ सुन्न होना, पैर सुन्न होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो मैं तो इसमें मैं उसको बड़े फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूं उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ओके, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है और हाथ पाँव सुन्न होने, हाथ पाँव जलने और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है, तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं। जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है, हाथ पाँव सुन्न होना, आंखें बंद करके कह दें कि ये एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना और शदीद दर्द होना, और बाज़ औक़ात जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दी, ये पेन तो नहीं करता नॉर्मल। अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। वेलकम बैक। जॉय जस्टिस के फोरम से एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। सवाल बलीगुर रहमान साहब आपसे है कि जो ऐसा शख्स है जिसको कोई ज़हनी आर्जा हो चुका है, वो अपनी खुद समझ बूझ नहीं रखता, अपने इंटरेस्ट्स वॉच नहीं कर सकता और फिर वो किसी तौर सेहतयाब हो गया है, जब वो सेहतयाब हो जाएगा तो किस तरह से फिर मामलात को रिवर्स किया जाएगा, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि अदालत का अगर फ़ैसला चैलेंजेबल हो, लगे कि ये कुछ सही नहीं है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, वो कहाँ पे चैलेंज किया जाएगा। आसान अगर हम कहें तो जिस तरह के एक शख्स को डिक्लेयर करने के लिए एक प्रोसीजर जो है असेसमेंट का अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें साइकेट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर और इनकी कोऑर्डिनेशन से उसकी असेसमेंट्स की जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही है। अगर डॉक्टर ये रिपोर्ट करते हैं और ये चीज़ सामने आती है कि जो शख्स है जो कि मरीज़ था वो रिकवर कर चुका हुआ है, तो वो कोर्ट को इंटीमेट करेंगे, वो जो उसके मैनेजर है उसको इंटीमेट करेंगे, इंटीमेशन दी जाएगी और उसके मुताबिक उस शख्स का जो है स्टेटस जो है नॉर्मल के ऊपर रिज्यूम होएगा और वो अपने सारे मामला जो है उसको देख सकता है। अब देखने के बाद ये चेक क्रिएट करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इसके बाद वो नॉर्मल लाइफ के अंदर आएगा तो वो तमाम लाइबिलिटीज़ और तमाम एसेट्स को उसी तरह से ऑन करेगा। तो इस चीज़ के ऊपर कहा गया कुछ ऐसा ना हो कि उस किसी भी बंदे को सेहतयाब डिक्लेयर करवा के उसके बाद में आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल कर लें और उसको मिसयूज़ करें। तो चेक इसीलिए क्रिएट किया गया कि दोबारा से उसकी असेसमेंट होगी, दोबारा से वो मेडिकल बोर्ड जिस अथॉरिटी के तहत कम्पिटेंट हैं वो उसको चेक करेंगे, उनकी डिक्लेरेशन के बाद जो है वो शख्स जो है सेहतयाब कंसिडर होगा और उसके बाद कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगी। और इनके किसी को इस कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है तो फिर इसके लिए जो अपीलेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, उसकी अपील जो है पंजाब का क्योंकि कानून है तो लाहौर हाई कोर्ट में इसके लिए अपील फाइल होगी। ज़बरदस्त। जामे, अगर कोई ज़हनी मरीज़ ख़ुदकुशी की कोशिश करे तो कानून इसके बारे में क्या कहता है? क्या ऐसे शख्स को मीडिया में रिपोर्ट किया जा सकता है?
और क्या इलाज से कबल किसी की इजाज़त भी दरकार होती है? कोई भी ऐसा शख्स जो कि मेंटली चैलेंज्ड है या डिसऑर्डर का शिकार रखता है, तो अगर वो ख़ुदकुशी की अटेम्प्ट करता है या पाया जाता है तो सबसे पहले तो उसको असेसमेंट के लिए ले जाया जाएगा, और अगर वो मेंटली चैलेंजेस का शिकार है या असेस हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट की तरफ बात चली जाती है। ज़रूरी है कि उसके लिए एक कंसेंट की आपने जैसे बात की, तो उसके किसी भी जो मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन है जो सुसाइड करता हुआ पाया गया है, या तो वो ख़ुद कंसेंट दे सकता है, या फिर अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए तो उसके कोई भी नियर बाय रिलेटिव जो है उनसे कंसेंट ज़रूरी है फॉर्म में। जहाँ तक बात आती है मीडिया में उसको पब्लिसाइज़ करने की, तो बिल्कुल भी उसकी शनाख्त डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती है विदाउट हिज कंसेंट। अगर वो ख़ुद चूज़ करे कि वो मीडिया पे आना चाहता है या इसको पब्लिसाइज़ करना चाहता है या इसको रेगुलेट करना चाहता है, अदरवाइज़ उसकी शनाख्त या उसके बारे में कोई भी ख़बर हम पब्लिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, मीडिया पे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि सुसाइड करना हमारे कानून में जुर्म है। ट्रू। अगर कोई नॉर्मल ज़हनी हालत का शख्स ये अमल करता है तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जुर्म है, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होता है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बच गया, तो उसका सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा शख्स जो कि अपना ज़हनी तवाज़ुन में नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, तो उसकी पहले असेसमेंट होगी। उसको ऐसे किसी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी फलाह के लिए उसका इलाज करवाया जाएगा ताकि ये नॉर्मल इंसान बन सके और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक आम सुसाइड करने में और एक ऐसे शख्स से करने में। वैसे ये एक बड़ी डिबेटेबल सी बात है कि जब कोई शख्स जो है वो सुसाइड की तरफ चला जाता है, तो जिस वक्त वो ये एक्ट कर रहा होता है उस वक्त तो उसकी ज़हनी सेहत को सही नहीं कहा जा सकता। सर ये ट्रांसफॉर्म हो गया ना। पहले तो यही ख्याल था कि सुसाइड कोई इंसान अपनी वोलेशन या विल से करता है, फिर कानून को और साइंस को ये जानने का मौका मिला कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हम क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं और एक दिन ऐसा भी होगा जैसे आपने फरमाया कि जिस वक्त कोई ख़ुद को अजियत पहुंचाना या इसी की इंतहा यानी ख़ुदकुशी तक जाता है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वो जहनी सेहत साउंड नहीं है उसकी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आती जा रही है। इसमें थोड़ा सा ऐड करती जाऊँ कि अगर कोई भी शख्स, जैसे सुसाइड की हमने बात की है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अपने घर के अंदर या अपने किसी भी प्रेमिसेस के अंदर कोई ऐसी हरकत करता है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि पब्लिकली हमें कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा होता है या अपनी जान लेने की कोशिश या अपने आप को कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, किसी को दूसरे को पहुंचाने की, और हम देख रहे होते हैं कि हमें ऐसी फील आती है कि ही इज़ नॉट ऑफ साउंड माइंड, तो पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो उस बंदे को वहाँ से जो है लेकर किसी भी गवर्नमेंट के रेगुलेटेड इदारे के पास, जो कि उसका असेसमेंट कर सके और उसे ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सके, पूरा प्रोसीजर कर सके, उनके पास उसको ले जाकर तो वहाँ पर उसका फर्दर प्रोसेस करवा सके। एग्रीड। क्या अगर कोई शख्स इस कानून के हवाले से कोई गलत बयान दाखिल करे तो क्या ये कोई जुर्म है, और क्या मालिज का कोई अमल भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है? बिल्कुल। अब जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि एक जो मैनेजर है वो पॉइंट होता है उसको करने के लिए, उसकी जो स्टेट को लुक आफ्टर करने के लिए, फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिस तरह इसने बताया कि वो भी एक बीच में इन्वॉल्व होता है, साइकेट्रिस्ट जो कि उसकी सारी देखभाल वगैरह कर रहा होता है, इलाज वगैरह का बता रहा होता है, मेडिकल ऑफिसर। तो उसमें ये है कि जैसे कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है उसके बारे में, बी एट वो कोई भी है, मेडिकल ऑफिसर है या वो जो उसका मैनेजर है, तो उसके ऊपर बिल्कुल सज़ा है। सज़ा ये है कि उसमें आपको तकरीबन 10,000 आपको फ़ाइन है और 6 मंथ्स जो है आपकी इम्प्रिजनमेंट है, या दोनों हो सकती हैं। और दूसरी वाली सज़ा ज़्यादा सख्त है जिसके अंदर कि आप उसके साथ मेल ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि पेशेंट खुद है, उसके साथ आप उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने की कोशिश करते हैं, आप उसे चेनों से, जंजीरों से बांध दें किसी चीज़ के साथ। बाकायदा एक्ट में लिखा गया है कि अगर आप उसे किसी भी चीज़ के साथ बांधते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, सेक्शुअली असॉल्ट करते हैं, कुछ भी, तो उसमें 5 साल तक आपको सज़ा हो सकती है और साथ 50,000 जो है आपको जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा ख्याल है काफ़ी इस हवाले से हमने बातचीत की। ये टॉपिक हमने जो है जस्टिस पे पहली दफ़ा शायद डिस्कस किया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि जिन लोगों को जहनी अमराज का शिकार हैं, अपनी कफ़ालत नहीं कर सकते, अपने इंटरेस्ट्स को नहीं देख सकते, किसी के जो है वो सहारे पे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या क्या कानून में फ़ायदे हैं, क्या क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
इस पे हमने काफ़ी सारी बात की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया। इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम बात करते रहेंगे जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम पे। अगर आपके कोई पर्टिनेंट क्वेश्चंस हों तो आप कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।